बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क का एक ताजिर तिजारत की गरज से बगदाद पहुंचा। इन दिनों तिजारत का यह कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता। चुनांचे इस ताजिर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश किया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए और फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। यह कालीन है जो ईरान से खरीदा है और ये खालिस रेशम के तार से बना है। यह कलम मुलाहजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीजें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शान कोई चीज नजर आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, बादशाह सलामत, यूं तो वहाँ पर आपके शान बहुत सी चीजें थी, लेकिन जो चीज मुझे पसंद आई इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ कयाम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था, इसलिए मैं वो नहीं ला सका। बादशाह ने कहा, भला वो क्या चीज थी? ताजिर बोला, जनाब, वो एक मोती है और उसकी खूबी ये है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है, इसको कोई चारा भी नहीं सकता और इस मोती से बहुत से जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह ताजिर की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे जरूर हासिल करना चाहता हूँ। उसने फौरन अपने एक खास वजीर को सामान व सवारी इस हिदायत के साथ रुखसत किया कि अब वो मोती लेकर ही लूटे। वजीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं गरज के हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमे, हर शख्स से इस नादिर नायाब मोती के बारे में पूछा, मगर सबने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत से जेवर भी बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं महीनों बैठ गए, नाउमीदी के साए गहरे होने लगे, मगर बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वजीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि इसे कोई ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ना मिला। आखिरकार उसने वापसी का इरादा कर लिया। वजीर अपनी नाकामी पर ज़ारो क़ितार रोता जंगल से गुजर रहा था। रात खासी बैठ चुकी थी और वो थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि इसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती नजर आई। पहले तो वो डर गया, मगर फिर एक आवाज ने इसको हौसला दिया, अरे नौजवान, रो मत, मैं अच्छी पी हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? मुद्दतों का थका मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वजीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि उसे जिस मोती की तलाश थी वो इसको कहीं से भी नहीं मिला। अब अच्छी पी वजीर के सामने आ चुकी थी और वो वजीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी और बोली, अफसोस के तो ने अक्ल से काम न लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा फिरता रहा। वजीर बोला, अच्छी पी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। परी बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसकी जाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं और इस समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चारा नहीं सकता, लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिफत। वजीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सी सिफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? या दरखो हर शय की तासीर का ताल्लुक इसके नाम से नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी खूबियों से होता है। इसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए वो इससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और इसे कोई चरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। वजीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिलाखिर कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वजीर ने पी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी पी वहाँ से गायब हो गई। अब वजीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता अपने मुल्क को रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया कि सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चरा नहीं सकता। नन्हे साथियों, इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक दमक जमीन से आसमान, फर्श से अर्श तक है
اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خلق و ملک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔